प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल का कार्यक्रम तय हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 24 सितंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली के लिए मंडी में आएंगे। मंडी के पड्डल मैदान में ये रैली होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की इस रैली में 1 लाख युवाओं को जुटाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। रैली में 40 से अधिक आयु के युवा नहीं होंगे। इसके साथ साथ आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एम्स बिलासपुर के लोकार्पण का कार्यक्रम भी बनेगा और फिर वो चंबा भी आएंगे। इसके अलावा अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा के कार्यक्रम भी तय होंगे। उससे पहले स्मृति ईरानी आने वाली हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी जो है वो बिजी स्केड्यूल है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी काफ़ी कुछ हो रहा है। उनकी स्क्रीनिंग कमेटी वहाँ पर आई हुई है और 40 सीट्स पर पहले ही उम्मीदवार तय हैं और बाकी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के साथ जो है वो मीटिंग्स होनी हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल में काफ़ी जो है वो हैपनिंग्स लगातार हो रही हैं और चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। उसके साथ ही तेज़ी के साथ ये हैपनिंग्स बढ़ रही हैं और इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी योगराज शर्मा। तो योगराज जी, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो 24 को आने वाले हैं, तो इसको क्या हम भारतीय जनता पार्टी के अभियान की एक तरह से शुरुआत माने? जी हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं, शुरुआत कह सकते हैं। मंडी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। 24 सितंबर का उनका कार्यक्रम बना है और पहला ये मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक युवा सम्मेलन में जो है भाजयुमों का जो ये सम्मेलन है, इस तरह के युवा सम्मेलन में पहली बार जो है वो भाग ले रहे हैं। 1 लाख जो युवा हैं इस रैली में जुटने का जो है वो लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है और 40 साल तक की उम्र के ही जो युवा हैं वो इसमें शिरकत करेंगे और कहीं न कहीं क्योंकि नवंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है वो प्रस्तावित है होने हैं और अक्टूबर के महीने में हो सकता है कि अक्टूबर का जो पहला वीक हो उसमें आचार संहिता हिमाचल प्रदेश में लग जाए। तो कहीं न कहीं चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चुनावी शंखनाद हम इसको कह सकते हैं। मंडी से वो शंखनाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला है और पड्डल मैदान में ये एक बड़ी रैली जो है वो होने वाली है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स का जो उद्घाटन होना है उसके लिए भी उनका कार्यक्रम बनेगा। हालांकि अभी वो तय नहीं है। इसके बाद कार्यक्रम प्रधानमंत्री के बनेंगे। चंबा का भी एक कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री का प्रस्तावित है। इस तरह के तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के वो अब हिमाचल प्रदेश की ओर जो है वो रुख करना शुरू कर चुके हैं। चुनाव अभियान जो है आप कह सकते हैं कि भाजपा तेज कर रही है और 17 सितंबर को स्मृति ईरानी भी जी बिल्कुल योगराज जी, वो सभी हम चर्चा करेंगे, सभी नेताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं चाह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है, प्रधानमंत्री की जो रैली है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा कर लें। खासतौर पर मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इसको यूथ रैली के साथ ही क्यों शुरू कर रहे हैं? क्या वजह है कि युवाओं के ऊपर ज़्यादा, युवा जो वोटर्स हैं उनको निशाना भारतीय जनता पार्टी बना रही है या कोई और इसकी वजह है जिसकी वजह से ये शुरुआत जो है एक बिल्कुल टारगेटेड तरीके से हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले ये जो युवा मोर्चा का ये सम्मेलन होना था धर्मशाला में, ये प्रस्तावित था। हालांकि इन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री का धर्मशाला का दौरा जो पिछली बार हुआ था उसमें भी जो है ये कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन अब क्योंकि चुनाव नजदीक है और युवाओं पर खास नजर भाजपा की है, जिस तरह से आप सही कह रहे हैं, कहीं न कहीं क्योंकि हिमाचल का जो मतदाता है वो काफी जागरूक है और युवा भी हिमाचल प्रदेश में काफी दिलचस्पी लेते हैं चुनाव में और यही वजह है कि भाजपा जो है युवाओं को टारगेट कर रही है। युवाओं की नब्ज जो है इस रैली में भी टटोली जाएगी और संबोधन प्रधानमंत्री का काफी अहम इसमें रहने वाला है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो युवा हैं वो फौज में भी काफी संख्या में युवा जो है वो जाते हैं। मंडी से भी काफी जो युवा हैं वो फौज में जाते हैं, भर्ती होते हैं और ऐसे में सरकार ने जिस तरह से एक नई योजना, अग्निवीर योजना भी लेकर आई है, तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री इन तमाम मुद्दों को लेकर क्योंकि कुछ वर्ग में नाराजगी भी इसको लेकर है, तमाम जो युवाओं से चाहे बेरोजगारी का मसला हो, तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर कुछ युवाओं में नाराजगी भी है। तो कहीं न कहीं भाजपा जो है कोशिश कर रही है कि जो युवा हैं उनकी नब्ज टटोली जाए, युवा क्या चाह रहे हैं। ये तमाम जो विषय हैं वो रहने वाले हैं और भाजपा कोशिश करेगी कि युवाओं को साधा जाए और आगामी जो चुनाव है
वो भाजपा के पक्ष में हो। भाजपा रिपीट का जो है यहाँ पर दावा कर रही है और रिवाज बदलने की बात जो है मुख्यमंत्री भी पहले ही कह चुके हैं। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए। हो सकता है कि कोई बड़ा ऐलान भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युवा सम्मेलन में करें। जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया योगराज जी। अग्निपथ का जो मसला है और हिमाचल प्रदेश जैसा कि सब जानते हैं कि भारतीय सेना के लिए बहुत सारे जवान जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से जाते हैं और इस योजना को लेकर काफ़ी नाराज़गी भी थी। तो और बेरोज़गारी का मसला भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसीलिए शायद जो है वो युवाओं को एक बार शायद प्रधानमंत्री कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि अग्निपथ उनके हक में है या क्या रहने वाला है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि है, वीर भूमि है। तो कहीं न कहीं फ़ौज में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश से जो लोग वो काफ़ी संख्या में युवा जो हैं वो जाते हैं, भर्ती होते हैं। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे कि अग्निपथ जो योजना शुरू की गई है इसको लेकर जो युवाओं के मन में एक डाउट है वो कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री की जो युवाओं के जो डाउट्स हैं उनको इस रैली के माध्यम से जो है वो खत्म किया जाए। युवाओं को जो है सैटिस्फाइड किया जाए, बताया जाए कि अग्निपथ योजना जो है उनके हित में है। तमाम इन विषयों को लेकर जो है प्रधानमंत्री वहाँ पर युवाओं के बीच में रहेंगे, युवाओं को संबोधित करेंगे क्योंकि नाराजगी काफ़ी जो है इसको लेकर इस अग्निपथ योजना को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी देखी गई थी। हालाँकि इतने बड़े उग्र आंदोलन नहीं हुए जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में कई राज्यों में हुए। लेकिन कहीं न कहीं हिमाचल के जो युवा हैं, जो फौज में जाना चाह रहे हैं वो भी सोच रहे हैं। योगराज जी मुझे लगता है थोड़ा सा हमारा कनेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत थी। आप प्लीज़ जारी रखिए। जी हाँ, मैं कह रहा था तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे कि जो अग्निपथ योजना है उसके बारे में जो युवाओं को सही तरीके से जो बात है वो रखी जाए, युवाओं के मन में जो डाउट है उसको क्लियर किया जाए। तो ये एक बड़ा विषय रहने वाला है। इसके अलावा बेरोज़गारी एक बड़ा इश्यू है देश भर में ही और जी। हिमाचल प्रदेश में भी बेरोज़गारी काफ़ी संख्या में बढ़ रही है। हालाँकि सरकार दावा कर रही है कि बड़ी-बड़ी योजनाएँ जो हैं वो युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाने के लिए शुरू की गई है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे कि युवाओं की नब्ज़ टटोली जाए और क्या युवा चाह रहे हैं, किस तरह से जो है भाजपा ने आगामी चुनाव में उतरना है, इन तमाम विषयों को लेकर जो ये रैली काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक और बात योगराज जी, लक्ष्य जो है वो बड़ा ही एम्बिशियस है, बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 1 लाख युवाओं को इकट्ठा करना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा काम होगा और ख़ास तौर पर हिमाचल जैसे राज्य में जहाँ पर स्थान भी बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं और लॉजिस्टिक्स की दिक्कत हो सकती है। तो आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक है, वाकई भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर पाएगी या सिर्फ एक तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश है? जी हाँ, बिल्कुल कोशिश रहेगी भाजपा की भीड़ वहाँ पर जुटाई जाए। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बेरोज़गार युवाओं का भी एक आंकड़ा जो है वो 12 से 13 लाख है। तो कहीं न कहीं कोशिश रहेगी कि 1 लाख युवा जो है प्रदेश भर से वहाँ पर एकत्रित हो। पड्डल मैदान में ये रैली होनी है। इसके लिए अलग-अलग टारगेट्स जो भाजयुमो जो भारतीय युवा मोर्चा है उनके पदाधिकारियों को अलग-अलग टारगेट्स दिए गए हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से कितने युवा आने हैं। तमाम इंतजाम जो है इसके लिए किए जाएँगे और दिशा निर्देश दिए जाएँगे। जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष ने आज भी कहा है कि कोशिश होगी कि 1 लाख युवा जो है, एक संदेश देने की कोशिश जो यहाँ से की जाएगी कि हिमाचल प्रदेश का जो युवा है, वो भाजपा के साथ है, बीजेपी के साथ है और आगामी चुनाव में भी कहीं न कहीं भाजपा को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश ज़रूर रहेगी। हालाँकि देखना ये होगा कि क्या 1 लाख युवा जो हैं वो जुट पाते हैं इस कार्यक्रम में, ये एक देखने वाली बात रहेगी। जी, बिल्कुल। अभी आप योगराज जी स्मृति ईरानी के दौरे की बात कर रहे थे, आइए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। 17 को मेरे ख्याल में उन्होंने भी आना है, तो वो कितना महत्वपूर्ण है, उस दौरे को आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? महिला नेता हैं और महिलाओं के मत भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको लगता है कि उनके ऊपर कुछ असर रहेगा? या बिल्कुल आदिवादी महिलाओं की है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं न कहीं महिलाओं को रिझाने की भी कोशिश होगी। 17 सितंबर को ये भी जो संवाद कार्यक्रम है वो मंडी के सुंदरनगर में रखा गया है और जी। भाजपा महिला मोर्चा का ये कार्यक्रम है। इसमें जो महिलाओं के लिए काम किए गए हैं केंद्र सरकार हो या प्रदेश की भाजपा सरकार हो, दोनों सरकारों की जो योजनाएँ हैं महिलाओं के लिए जो शुरू की गई है, चाहे बसों में जिस तरह से 50% किराया हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया है या
जो दूसरी सुविधाएं, महिला गृहिणी सुविधा योजना है, इन तमाम योजनाओं को लेकर जो है इस महिला सम्मेलन में जो है स्मृति ईरानी महिलाओं को संबोधित करेंगी। भाजपा महिला मोर्चा की जो महिलाएं होंगी, और कोशिश इसमें भी यही रहेगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो या अन्य लोग हों, उनको रिझाने का पूरा प्रयास जो है वो भाजपा कर रही है। और चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब बड़े बड़े जो नेता हैं उनका जो है हिमाचल प्रदेश आगमन होता रहेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी जी। ने शंखनाद जो है ये कर दिया है, एक तरह से ऐलान कर दिया है, और देखना होगा कि स्मृति ईरानी कितना जो है उनका ये जो कार्यक्रम रहने वाला है, कितना महिलाओं को रिझा पाती है। सुंदरनगर में ये कार्यक्रम होना तय है जी। एक और योगराज जी, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी हिमाचल प्रदेश से ही हैं। इसके अलावा अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनके दौरों को लेकर बात हो रही है। पीछे ये भी खबर थी कि सभी नेताओं के नाम उसमें शामिल थे, चाहे वो राजनाथ सिंह थे, चाहे वो नितिन गडकरी थे, तो इनके दौरे भी निश्चित तौर पर होंगे। तो इनमें सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है, किसका दौरा जो है वो सबसे ज़्यादा वोटर्स को प्रभावित कर सकता है? क्या नड्डा इतनी हैसियत रखते हैं अपने ही राज्य में कि वो वोटर्स को प्रभावित कर सकें, या अमित शाह उनसे ज़्यादा जो है वो प्रभावकारी साबित हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नड्डा क्योंकि हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, बिलासपुर जिले से वो आते हैं, और आने वाले दिनों में उनका भी दौरा रहेगा, अमित शाह का भी दौरा रहेगा, राजनाथ सिंह का, तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उनके दौरे हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावित है। हालांकि डेट्स अभी फाइनल होनी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने राज्य में कहीं ना कहीं कुछ जो प्रभाव है वो रहता है। इससे पहले राज्य सरकार में जो जेपी नड्डा है वो मंत्री भी रह चुके हैं, वन मंत्री वो रहे हैं, तो जी। स्टेट को लेकर वो काफी अच्छी उनके पास जानकारी है। हर व्यक्ति को जो है वो करीब से जानते हैं, उनको हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों का भी अंदाजा है, तमाम इश्यूज का उनको जानकारी है, तो कहीं ना कहीं एक असर जो है वो रहता है। अगर आप इस पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भाजपा के हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो लोगों का भी लगाव रहता है, जब इस स्तर पर जो है कोई नेता उनके प्रदेश का पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं असर उनका भी रहेगा। लेकिन तमाम जो नेता हैं उनका अपना अपना एक कार्यशैली रहती है, अपना अपना एक काम करने का तरीका रहता है, और उनके फॉलोअर भी उसी तरह से होते हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि किसके फॉलोअर कितने ज्यादा हैं, कितना किसको फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक बड़ा नाम है, तो उनकी फैन फॉलोइंग भी हिमाचल प्रदेश में काफी है। वो भी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं भाजपा के इससे पहले, तो कहीं ना कहीं सभी की जो है अपनी अपनी एक अहमियत है। अब देखना ये होगा कि क्या जो रिवाज बदलने की बात हो रही है कि 5 साल के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में रिवाज है कि सरकार बदलती है, लेकिन इस बार जो है वो मुख्यमंत्री कह चुके हैं पहले कि इस बार रिवाज बदलेगा और हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। ये जो है काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या इसमें कामयाबी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। जी चलिए योगराज जी, जाते जाते थोड़ा कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है कि कांग्रेस की तरफ से भी वैसे तो रैलियों का दौर चलेगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि अभी उनके जो कार्यक्रम फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी एक स्क्रीनिंग कमेटी के कुछ सदस्य जो हैं वो आए हुए हैं, और उन्होंने सबसे बड़ी पहल ये की है कि अपने कैंडिडेट्स के नाम काफ़ी सीट्स पर लगभग उन्होंने फाइनल कर दिए। हालांकि पूरी तरह से तो डिसीजन आला कमान को ही लेना है, लेकिन 40 सीट्स पर माना जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा जो है वो एडवांटेज हम कह सकते हैं। बाकियों पर स्क्रीनिंग कमेटी काम कर रही है, तो स्क्रीनिंग कमेटी आजकल वहाँ पर है, तो किन किन से वो मिलने वाली है और क्या उसका जो है इस दौरान जो है वो कार्यक्रम रहने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस भी काफी एक्टिव मोड में है, लगातार कांग्रेस जो है चुनावी तैयारियों में जुटी है। अभी आवेदन मांगे गए थे, टिकट जो चाह रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे जो लड़ना चाह रहे हैं चुनाव, तो दिल्ली में 5 तारीख को इसको लेकर एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें कुछ नाम जो है वो सिंगल नाम जो है उनका भेजा गया है पार्टी हाईकमान को। 40 के आसपास ये बताए जा रहे हैं, जिसमें विधायक भी हैं, कुछ पूर्व विधायक भी हैं। जो जिताऊ कैंडिडेट है जिस पर सबकी सहमति बनी है, वो तकरीबन 40 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल इसकी सूचना जो है
वो आनी बाकी है जी। दिल्ली हाईकमान से। लेकिन जो 28 सीटें जो बचती हैं इन 40 के अलावा, उस पर जो है टिकट आवेदन करने वालों के नाम बहुत ज्यादा हैं। किसी में 6 नाम है, किसी में 8 नाम है, किसी में 4 नाम है। तो ऐसी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके लिए अब एक नया मेथड जो है वो कांग्रेस ने निकाला है, ताकि नाराजगी भी ना हो और जिताऊ कैंडिडेट जो है वो चुनाव मैदान में उतारा जाए। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, 8 सदस्यीय जो 8 सदस्य हैं, वो हिमाचल दौरे पर आने वाले हैं। हालांकि अभी पहुंचे नहीं है। 11 तारीख से ये दौरा जो रहेगा, और 15 को क्योंकि फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो बुलाई गई है, 9 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी की। दिल्ली में दीपा दास मुंशी जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो इसकी बैठक लेंगे, और जो फीडबैक जाएगी, जो कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी फील्ड में आई सर्च करेगी कौन जिताऊ कैंडिडेट है, क्यों जो है इस जो है क्योंकि 6 आवेदन है, तो किस जो आवेदन करता है उसकी छवि के बारे में, और उसकी जो जीतने की क्षमता है उसके बारे में, और क्यों जो है वो कांग्रेस से जो है वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है। और कुछ एक सीटें ऐसी भी हैं जहां पर कांग्रेस लगातार हार रही है, और कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर जमानत जब्त हुई है। तो इन तमाम चीजों का जो है ये कमेटी आंकलन करेगी, ग्राउंड स्तर से रिपोर्ट लेकर जाएगी, और फिर रिपोर्ट जो है वो हाईकमान को सौंपी जाएगी, जो स्क्रीनिंग कमेटी है वहां पर दी जाएगी, और उसके बाद जो है नाम फाइनल जो है वो किए जाएंगे। तो 15 सितंबर को ये बैठक होनी है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी जो है पूरी रिपोर्ट देगी, जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में टिकट आवेदनों की संख्या ज्यादा है और जहां पर लगातार पार्टी हार रही। 15 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। उसके लिए जो है जो स्क्रीनिंग कमेटी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर जाएगी, हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी जहां पर आवेदनकर्ताओं की संख्या ज्यादा है, और उनके बारे में जो है खंगालेगी क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, कौन जिताऊ कैंडिडेट है, किसकी छवि कैसी है, ग्राउंड पे क्या काम किया है, किस किस पद पर जो है वो पार्टी के लिए रहा है, पार्टी के लिए क्या क्या काम किया है, कब से जुड़ा है, कितनी बार विधायक रहे हैं या नहीं रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर एक सूचना एकत्रित की जाएगी और हाईकमान को सौंपी जाएगी, और उसके बाद जो है जो बची हुई सीटें हैं उस पर भी नाम जो है वो फाइनल हो सकेंगे। जी जी जी, बिल्कुल योगराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि आप हम कह सकते हैं कि हिमाचल में इस वक्त जो है वो चुनावी संग्राम के लिए जो है वो तलवारें वो खींचने लग गई हैं, पार्टियां तैयार हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां बड़े नेताओं के सहारे इस कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है, वहीं कांग्रेस जो है वो संगठन के स्तर पर काम कर रही है। इस बार हालांकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, दोबारा जब योगराज जी से फिर बात होगी तब बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिन काफ़ी रुचिकर रहने वाले हैं, काफ़ी दिलचस्प रहने वाले हैं। चुनाव की गहमा गहमी वहाँ पर बढ़ने वाली है, और इसी तरह से हम रोज़ाना आपसे मिलते रहेंगे और हिमाचल प्रदेश में जो जो नई डेवलपमेंट्स होंगी उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।